कहानी की शुरुआत होती है शेओल में मौजूद एक साइंस लैब से, जहां कुछ छिपकलियां और एलिगेटर जमीन पर घूम रहे थे। वो किसी तरह से तो इन्फेक्टेड थीं। इनमें से कई छिपकलियों के शरीर कटे हुए थे, लेकिन फिर भी वो जिंदा थी। ये नजारा देखकर लग रहा था कि इन्हें किसी तरह के एक्सपेरिमेंट में काम लिया जा रहा है। इसी बीच लैब में हम मिस्टर यांग नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं, जो लैब में अपनी मरी हुई बेटी को जिंदा करने के एक्सपेरिमेंट में जुटा हुआ था। नीचे घूम रही छिपकलियों के डीएनए से डॉक्टर यांग ने एक ऐसी मेडिसिन बनाई थी जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती थी। अब डॉक्टर यांग अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाने ही वाला था कि तभी कुछ ऑफिसर्स लैब में पहुंचे और उससे कहने लगे कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के चक्कर में पहले ही बहुत लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, बंद करो ये सब। लेकिन यांग कहता है कि मैं अपने सफलता के बहुत करीब हूँ, इसलिए मुझे ये करना ही होगा। ये कहने के बाद यांग ने फौरन इंजेक्शन अपनी बेटी को लगा दिया, जिसके चलते एक ऑफिसर ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया। ये लोग आगे कुछ और कदम उठाते। इससे पहले शहर में जोरदार भूकंप के झटके लगना शुरू हो गए और बाहर एक के बाद एक बिल्डिंग्स धराशायी होना शुरू हो गई। कुछ ही देर बाद उनकी बिल्डिंग भी गिर गई और पूरा शहर एक मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। अब सीन शिफ्ट होता है और 3 साल बाद हम देखते हैं कि भूकंप के बाद वीरान बस्ती में बदला हुआ शहर आज भी वैसा ही पड़ा हुआ है। यहाँ एक लड़के को देखते हैं। चोई जी वान नाम का ये लड़का एक तीरंदाज था और आज वो अपने इस शौक को पूरा करने के लिए निकला है। इसी बीच उसकी नजर एक मगरमच्छ पर पड़ी और उसने फौरन इसकी आंख में तीर मार दिया। शुरुआत में जीवान को लगा कि वो मर गया है, लेकिन जब वो इसके करीब गया तो मगरमच्छ कुछ इस तरह से उठा कि मानो उसे कुछ हुआ ही ना हो। बस कुछ फर्क था तो ये था कि उसकी आंखें किसी छिपकली या सांप की तरह दिख रही थी। शायद ये वही मगरमच्छ था जो डॉक्टर यांग के लैब में मौजूद था। खैर, जीवान जैसे ही इसके करीब गया तो अचानक से मगरमच्छ जाग गया और उस पर हमला करने निकल पड़ा। जीवान भी इससे बचने के लिए एक कार में बैठ गया, लेकिन मगरमच्छ उसकी कार में भी घुसना शुरू हो गया। जनाब की किस्मत अच्छी थी कि मगरमच्छ उसकी जान लेता। इससे पहले यहाँ नेमसेन नाम का एक शख्स पहुंच गया, जिसने बिना टाइम वेस्ट किए मगरमच्छ को 2 हिस्सों में काट डाला। ये दोनों असल में साथ ही रहा करते थे। भूकंप के बाद से पूरे शहर में खाने की समस्या थी, तो ये शिकार करके अपना और आसपास के लोगों का पेट पालते थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सूना नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपनी दादी के साथ रहा करती थी। दोनों काफी खराब हालत में जी रही थी। दादी सुना से कहती है कि अब अगर कुछ दिन बारिश न हुई तो हमारे पास पीने को पानी तक नहीं बचेगा। इस पर सूना दादी को दिलासा दिलवाती है और मीट लेने जाती है। मार्केट में जीवान और नेमसेन अपना शिकार किया हुआ मगरमच्छ कुछ कीमती सामान के बदले में बेच रहे थे। सूना उनके पास गई और अपनी बनाई हुई एक खूबसूरत पेंटिंग उन्हें देकर मीट ले लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जीवान उसे पसंद करता है और नेमसेन उसे अपनी बेटी की तरह मानता है, क्योंकि उसने सूना को भूकंप के दौरान बचाया था और उसी समय उसकी पत्नी और बेटी की मौत हुई थी। ये लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी कुछ गुंडे यहाँ पहुँचते हैं और एक शख्स का स्केच दिखाकर लोगों को डराना शुरू कर देते हैं। इन्होंने जो मर्जी सामान छीना और एक शख्स जिसने उन्हें रोकने की कोशिश की, उसका हाथ काट दिया। अब उन गुंडों की नजर सूना पर गई और वो लोग उसे दबोचने करीब आने लगे। ये देख जीवान उनके साथ लड़ाई करने लगा, लेकिन गुंडों ने उसकी भी पिटाई शुरू कर दी। ये देख नेमसेन ने एंट्री ली और एक के बाद एक करके सभी गुंडों को धूल चटा दी। इसके बाद नेमसेन ने उनके लीडर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो लोग टाइगर नाम के किसी आदमी के लिए काम करते हैं। इसके अलावा नेमसेन ने उनके पास साफ पानी की एक बोतल देखी तो पूछा कि ये तुम्हें कहाँ से मिली, क्योंकि भूकंप के बाद शहर में सब लोग गंदा पानी पीकर ही अपना गुजारा कर रहे थे। साफ पानी आज तक किसी को भी नसीब नहीं हुआ। गुंडे ने बताया कि ये हमें एक अपार्टमेंट से मिला। वहां जाने की परमिशन बहुत कम लोगों को दी जाती है, लेकिन हमारे बॉस टाइगर ने हमारे लिए ये वहां से बाहर निकलवाई। नेमसेन को इस साफ पानी वाले इस अपार्टमेंट की बात पर थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर उसने गुंडों को छोड़ दिया। इसके बाद घर जाते समय नेमसेन देखता है कि कुछ अनजान लोग सूना और उसकी दादी से बातचीत करने आए हैं। नेमसेन और जीवान उनके पास गए तो पता चला कि ये लोग एक महिला के साथ आए हैं और ये महिला खुद को एक टीचर बता रही थी। वो कहती है कि मैं इन्हें एक ऑफर देने आई हूँ, क्योंकि मैं एक एजुकेशन सेंटर चलाती हूँ और वहाँ 20 साल से छोटे सभी बच्चों को पढ़ाती हूँ। ये कैंप हम एक लग्जरी अपार्टमेंट में चलाते हैं, जहाँ साफ पानी के अलावा ढेर सारी सुख सुविधाएं भी मौजूद हैं। लेकिन उनकी शर्त ये थी कि बच्चों के साथ उनका सिर्फ एक फैमिली मेंबर अलाउड किया जाएगा। मगर सूना जीवान और नेमसेन को भी अपने परिवार की तरह मानती थी। वो उन्हें छोड़कर सिर्फ दादी के साथ वहां नहीं जाना चाहती थी, लेकिन नेमसेन ने उसे समझाया कि यहाँ रहोगी
तो रोज नए नए गुंडों से मुलाकात करनी पड़ेगी। इससे अच्छा तुम टीचर के कैंप में जाकर शांति से अपनी पढ़ाई करो। काफी समझाइश के बाद सू ना जाने को राजी हो गई और अपनी दादी संग कैंप के लिए रवाना हो गई। इसके बाद नेमसेन और जीवान अपने शिकार पर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सू ना के साथ और भी कई सारे लोग थे जिन्हें एजुकेशन सेंटर ले जाया जा रहा था। कैंप के लिए लंबा रास्ता तय करते समय सुना को इन आदमियों में कुछ अजीबोगरीब चीज दिखाई दी। दरअसल सुना ने देखा कि इन लोगों में से कई लोगों की गर्दन पर कुछ इस तरह के निशान हैं। सुना वहम के साथ चल ही रही थी कि तभी उसकी दादी की तबीयत बिगड़ने लगी। इस पर टीचर कहती है कि एक और बुजुर्ग आदमी की तबीयत खराब है, इन्हें पास ही मौजूद हमारी मेडिकल फैसिलिटी में भेज देना चाहिए। सुबह इलाज के बाद ये हमारे कैंप में आ जाएंगे। सुना ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर वो मान गई और दादी को कुछ आदमियों के साथ मेडिकल कैंप के लिए रवाना कर दिया गया। इधर शिकार पर आया जीवान सिर्फ अपनी क्रश सुना के बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ कुछ ही दूर चलने के बाद सुना और अन्य लोगों को लेने कुछ गाड़ियां आती हैं। ये देख सुना थोड़ा और घबरा जाती है। वो कहने लगी कि जब गाड़ियां इतनी पास थीं, तो आप लोगों ने मेरी दादी को पैदल क्यों भेजा? इस पर वो लोग बताते हैं कि हमारे पास कम्युनिकेट करने के लिए कोई साधन नहीं था, इसलिए ऐसा करना पड़ा। तुम चाहो तो हम तुम्हारी दादी के लिए यहीं पर इंतजार कर सकते हैं। अब चूंकि बाकी लोग काफी थके हुए और भूखे थे, तो सुना को उनके साथ यहाँ से रवाना होना पड़ा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि दो आदमी सुना की दादी और उस बुजुर्ग आदमी को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उन पर हमला करते हैं और दादी को मार डालते हैं। लेकिन वो लोग बुजुर्ग आदमी को मारते इससे पहले यहाँ जीवान ने उन्हें देख लिया और उनसे मुकाबला करने निकल पड़ा। यहाँ हैरानी वाली बात यह थी कि इन्हें कई बार मारने के बावजूद भी ये हर बार जिंदा हो रहे थे। अंत में उन्होंने गुंडे को एक रस्सी से उल्टा लटका दिया और पहचान पूछने लगे, लेकिन गुंडे ने उन्हें कुछ बताने की बजाय अपना पैर काटकर नीचे उतर गया। इसी बीच लियू हो नाम की एक लड़की मदद के लिए आई, जिसने गुंडों की गर्दन काटकर उन्हें मार डाला। ली ने बताया कि ये कोई आम इंसान नहीं थे, इनका सिर्फ सर धड़ से अलग करके ही खत्म किया जा सकता है। दादी को दफनाने के बाद ली उन्हें बताती है कि ये लोग जिस अपार्टमेंट पर लोगों को ले जा रहे हैं वो एक ट्रैप है। इसके अलावा ली कहती है कि मैं पहले एयरफोर्स में काम करती थी। भूकंप के बाद जब मैं और मेरी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में घूम रहे थे, तब हमने उस अपार्टमेंट को देखा जो एकमात्र ऐसी बिल्डिंग थी जिसे भूकंप ने जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। वहां साफ पानी और सुविधाएं देखते हुए हमने वहीं रहने का फैसला लिया। लेकिन फिर एक दिन वहां हमारे पास मिस्टर यांग नाम का एक डॉक्टर पनाह मांगने आया। अब चूंकि वो एक डॉक्टर था, इसलिए हमने उसे अपने अपार्टमेंट में रहने दिया। जब से ये डॉक्टर हमारे अपार्टमेंट में आया, तब से वहां अजीबोगरीब हरकतें होना शुरू हो गई। अपार्टमेंट में रहने वाले अनेकों बच्चे अचानक से गायब होने लगे। दरअसल डॉक्टर अपने अमर होने के एक्सपेरिमेंट में बच्चों के शरीर काम में लेता था और अब तक उसने सैकड़ों बच्चों की जान ले ली। फिर जब एक दिन ली ने डॉक्टर को रंगे हाथों पकड़ा, तो उसे पता चला कि उसका सीनियर ऑफिसर भी डॉक्टर संग मिला हुआ है। जब उन्हें पता चला कि ली को उनकी सच्चाई पता चल गई है, तो उन्होंने ली की जान भी लेने की कोशिश की, लेकिन ली की किस्मत अच्छी थी कि वो यहाँ से भाग निकली। अब ली चाहती थी कि नेमसेन उसकी मदद करे और अपार्टमेंट में फंसे लोगों की जान बचाने में उसकी मदद करे। अब चूंकि नेमसेन भी सुना को बचाना चाहता था, इसलिए दोनों ने हाथ मिलाया और प्लान की तैयारी करने लगी। दूसरी तरफ सुना अब अपार्टमेंट में पहुंच चुकी थी, जहां डॉक्टर लोगों को अपना नकली भाषण सुनाता है। इसके बाद सुना अपने सभी सुविधाओं से लेस रूम में जाती है। वहीं ली नेमसेन को प्लान समझाती है। वो बताती है कि हमें डॉक्टर के बनाए हाइब्रिड ह्यूमंस से लड़ने के लिए अच्छे हथियारों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी भी काफी टाइट है। इसके बाद नेमसेन उसे लेकर गैंगस्टर टाइगर के पास जाता है, क्योंकि उसके आदमियों ने कुछ ही समय पहले नेमसेन से बताया था कि उन्हें अपार्टमेंट से साफ पानी मिला है। टाइगर एक बॉक्सिंग रिंग में फाइटिंग का लुत्फ उठा रहा था। यहाँ आने के बाद नेमसेन भी उससे मुकाबला करने लग गया। इसी बीच हमें पता चलता है कि नेमसेन और टाइगर की काफी पुरानी दुश्मनी है। कुछ देर कुटाई होने के बाद टाइगर ने अपने आदमियों से नेमसेन को मारने की बात कह दी। इधर अपार्टमेंट में सुना अपनी दादी के बारे में पूछती है, जिस पर टीचर उससे कहती है कि वो आज शाम तक यहाँ आ जाएगी। इसके बाद सभी बच्चों को साफ पानी देने के बाद बताया जाता है कि आप लोगों को 8th फ्लोर पर रखा जाएगा। वहीं आपके पेरेंट्स को आपसे मिलने की परमिशन नहीं रहेगी। ऊपर जाने के बाद सुना को थोड़ा अजीबोगरीब फील होता है, इसलिए उसने पानी न पीने का फैसला लिया। वहीं दूसरी तरफ बच्चों के पेरेंट्स को बेसमेंट में मौजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में काम पर लगा दिया गया। इधर नेमसेन और उसके साथियों ने सभी गुंडों को मात देने के बाद
टाइगर से अपार्टमेंट की पूछताछ शुरू की। इस पर टाइगर बताता है कि हमारी अपार्टमेंट वालों के साथ डील है, हम उन्हें लोग देते हैं और वो हमें पानी। पहले तो वो किसी भी उम्र के लोगों से काम चला लेते थे, लेकिन अब उन्हें सिर्फ कम उम्र के लोगों की जरूरत है। इस पर नेमसेन उसे कल इस अपार्टमेंट चलने के लिए कहता है। इधर डॉक्टर यांग नए बच्चे की खैर खबर लेते हैं और फिर क्लास में सुना और नए बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। लेकिन सुना को ये बच्चे बहुत अजीब लग रहे थे, क्योंकि इनमें से कोई भी नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा था और सबके गर्दन पर कुछ इस तरह का निशान भी बना हुआ था। बच्चे काफी स्लो थे और हर कोई सिर्फ डॉक्टर का ही गुणगान किए जा रहा था। जब यांग क्लास में आया तो सुना उससे अपनी दादी को मिलवाने की बात कहती है, लेकिन इस पर डॉक्टर कहता है कि हमें ऐसा करना अलाउ नहीं है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। इसके बाद डॉक्टर सुना से पानी पीने की बात कहता है, जिस पर सुना ने बोतल को अपने मुंह तक किया और उसके पीछे घूमते ही बगैर पानी पिए ही बोतल वापस रख दी। रात हुई तो सब लोगों को सुला दिया गया, लेकिन सुना यहाँ के अजीब वातावरण से परेशान थी, सो उसने सोने की बजाय रात में यहाँ की चीजें एक्सप्लोर करने का मन बनाया। सुना उठकर अपार्टमेंट में इधर उधर घूमना शुरू हो गई और डॉक्टर के ऑफिस तक पहुंच गई। वैसे दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो नीचे मौजूद लाइक बटन जरूर दबा लीजिएगा। हाँ, तो सुना ऑफिस में पहुंची और इसी बीच हम देखते हैं कि डॉक्टर यांग एक लड़की के पेरेंट्स से बातें कर रहा है और वो लोग उससे अपनी बेटी के बारे में पूछ रहे थे। जब उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो यांग उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब जब सुना ने अपने पास आहट सुनी तो वो एक कोने में जाकर छिप गई, लेकिन उसने जो सबूत देखे उनसे उसे इतना तो समझ आ चुका था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ डॉक्टर यांग अपना अमर होने का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसमें टीनेजर्स के कुछ बॉडी एलिमेंट्स निकाले जाते हैं। जब यांग उन पेरेंट्स को लैब में लेकर आया तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी एक स्ट्रेचर पर लेटी हुई है और उसके सर पर कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं। यांग कहता है कि मैंने अपना एक्सपेरिमेंट लगभग पूरा कर लिया है और मेरी बेटी जल्द ही जिंदा होने वाली है। इसके बाद यांग उन्हें अपनी बेटी का आधा कटा हुआ शरीर और अलग से धड़कता हुआ दिल दिखाता है। ये नजारा देख बच्ची के पेरेंट्स घबरा गए और स्ट्रेचर पर लेटी अपनी बेटी को बचाने आ गए, लेकिन इस उठापटक में लड़की की मौत हो जाती है। ये देख यांग को काफी गुस्सा आता है और वो इन्हें मार डालता है। सुना एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी, लेकिन तभी दुर्भाग्य से डॉक्टर ने उसे देख लिया और कुछ इस तरह की डरावनी स्माइल के साथ उसके पास आता है। डॉक्टर ने सुना को स्ट्रेचर पर लेटाया और अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने की तैयारी करने लगा। इसी बीच नेमसेन टाइगर के साथ अपार्टमेंट के बाहर पहुंच गया और टाइगर के आदमी गार्ड्स को डिलीवरी देने की बात कहते हैं, लेकिन एक गार्ड को उन पर शक हो गया और वो गाड़ी में चेकिंग करने आ गया। ये देख नेमसेन ने हमला शुरू कर दिया और एक के बाद एक सबको मारते हुए ये लोग बिल्डिंग के बेसमेंट में घुस गए। इधर सुना पर एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करने से पहले डॉक्टर यांग को खबर मिलती है कि कुछ हमलावर बिल्डिंग में घुस से है। अब नेमसेन और ली जब बेसमेंट में पहुंचे तो अचानक गार्ड्स ने उन्हें रोकना बंद कर दिया। सब लोग इतनी शांति देख हैरान थे, लेकिन तभी कुछ ज़ोंबी जैसे इंसानों ने एंट्री ली और उन पर हमला शुरू कर दिया। यहाँ ली और नेमसेन की टीम ने ज़ोंबीज को मार तो दिया, लेकिन ली देखती है कि वो अपने जिस साथी को बचाने यहाँ आई थी वो अब एक ज़ोंबी बन चुका था। आगे चलने पर ली की मुलाकात अपने बॉस यानी मेजर से होती है। मेजर से कुछ देर हुई फाइट के बाद ली जख्मी हो गई, लेकिन मेजर की आंख में चाकू लगने के बावजूद भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाँ, उसकी स्किन जरूर एक एलिगेटर जैसी दिखने लगी। अंत में मेजर ने ली को बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया। इस दौरान नेमसेन कई बच्चों के पेरेंट्स को यहाँ से आजाद करवा चुका था। दूसरी तरफ जीवान टीचर को पकड़कर बंदी बना लेता है, लेकिन तभी उसके सामने मेजर आ जाता है। इसी बीच नेमसेन भी उनके पास पहुंच गया। नेमसेन ने जीवान को आगे जाकर सुना की पड़ताल करने के लिए कहा और खुद मेजर से मुकाबला करने में जुट गया। इधर डॉक्टर यांग सुना को बेहोश कर उसके शरीर से फ्लूइड्स निकालकर अपने शरीर में इंजेक्ट कर चुका था। अब चूंकि सुना ने एक बार भी वो पानी नहीं पिया था, तो डॉक्टर की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। वो पानी दरअसल केमिकल मिलाकर तैयार किया गया था, जो कि टीनेजर्स के शरीर में जाकर उनके बॉडी फ्लूइड्स को यूज करने लायक बनाने का काम करता था। सुना ने वो पानी पिया नहीं तो उसके बॉडी फ्लूइड्स डॉक्टर के शरीर में नेगेटिव इफेक्ट डालने लगे और वो एक म्यूटेंट यानी ज़ोंबी जैसा बनने लगा। इसी बीच जीवान भी लैब तक पहुंच गया, लेकिन बेचारा अंदर आया नहीं कि तभी एक लेडी सोल्जर ने उस पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ नेमसेन अब भी मेजर को मारने की जद्दोजहद में जुटा हुआ था। मेजर को नेमसेन के हमलों से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अंत में नेमसेन उसका सर धड़ से अलग करने में सफल रहा
और मेजर मारा गया। अब लैब में मौजूद डॉक्टर यांग समझ चुका था कि वो फंस चुका है। जनाब ने बिल्डिंग में मौजूद एक इंसान तक की परवाह किए बगैर एक बम फेंका। जब बम फटा तो बिल्डिंग में जोरदार धमाका हुआ। वहीं धमाके की आवाज सुनकर अब ली भी होश में आ गई और फौरन बिल्डिंग के अंदर भागने लगी। नेमसेन और ली दोनों साथ में सूना और जीवान के पास पहुंचे, लेकिन बाहर भागने की कोशिश कर रहा डॉक्टर अब खोए हुए बच्चों के पेरेंट्स के धक्के चढ़ चुका था। लोगों ने उसकी जमकर धुनाई की और उसके एक्सपेरिमेंट के सभी जरूरी सामान भी बर्बाद कर दिए। ये देख डॉक्टर को खूब गुस्सा आया और वो अपनी बंदूक लेकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। लेकिन इसी बीच उसने देखा कि उसकी ही एक गोली सूटकेस में लग गई और उसने खुद ही अपनी बेटी को पूरी तरह से मार डाला। अब वो और ज्यादा भड़क गया और आसपास खड़े लोगों को अपनी बेटी के हत्यारे बताने लगा। इस बार जब उसने बंदूक उठाई तो उसके सामने ली, सूना, जीवान थे, लेकिन वो शूट करता इससे पहले नेमसेन यहाँ पहुंच गया और उसने पहले ही उसे गोलियों से भून डाला। डॉक्टर के मरते ही बारिश भी शुरू हो जाती है। 6 महीने बाद शहर में आई बारिश देख हर किसी की खुशी डबल हो गई। सभी लोगों ने टीम का धन्यवाद दिया और अपने अपने घर लौट गए। ली यहीं पर अपार्टमेंट को ठीक करके वापस स्कूल बनाने की तैयारी करती है। वहीं नेमसेन और जीवान सूना को लेकर वापस अपने गांव लौट आते हैं। कहानी के एंड में सूना नेमसेन और अपने पति जीवान के साथ उनकी दुकान पर काम करती हुई दिखाई देती है। और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दे कि मूवी का नाम था बैडलैंड हंटर्स। ये कोरियन मूवी हाल ही में 2024 के दौरान रिलीज हुई और नेटफ्लिक्स पर टॉप ट्रेंडिंग में चल रही है। ऐसी ही और जबरदस्त वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।